स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से बड़ी खबर के साथ अगर सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। अमित शाह को लेकर कोर्ट ने आम जनता पर की गई कार्रवाई को लेकर जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे कैसे क्या अमित शाह मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, इस मामले को लेकर भड़क गया कोर्ट और बताएंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर गोवा की नवेलिम सीट को लेकर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है। बताएंगे कौन से ये बड़े नेता है और पार्टी में शामिल होने का क्या पड़ेगा फर्क। और देहरादून एक्सप्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती हुई नजर आई है। दोस्तों इसी के साथ में देश के पर्यावरण आपदाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को फिर से जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 में साफ तौर पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का देश को अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, यानी बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई बीजेपी मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद बोलते तो उसको गिरफ्तार करना या उस पर मामला दर्ज करना, इस पर कोर्ट ने सही फटकार लगाई है। और पुलिस वालों को यह फटकार और ज्यादा तेज से लगाई जानी चाहिए। देश के अंदर ऐसे नारे लगाना विरोध में ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि नागरिक केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ फैसलों का विरोध कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते। दरअसल दोस्तों मुंबई पुलिस के द्वारा सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी जो 49 साल के हैं, उनके खिलाफ एक्सटेनमेंट ऑर्डर जारी करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। दोस्तों सैयद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी है और केंद्र सरकार के कई फैसलों को लेकर, जिसमें नागरिक संशोधन कानून और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर सक्रिय रूप से मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए, यानी एक नागरिक के तौर पर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। और इनके ऊपर लगभग 5 मुकदमे दायर कर दिए गए थे। दोस्तों ज्यादातर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के मामले दर्ज किए गए थे। इसी मामले को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, इससे पता चल रहा है कि भारत के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश किस तरीके से पुलिस के लोग कर रहे हैं, केवल इसलिए ताकि उनके मालिक यानी लीडर खुश रहे। और इसीलिए दोस्तों बार बार मुकदमा दायर किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर जस्टिस माधव जामदार एक बड़ी बात कहते हैं। जस्टिस कहते हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे अगर लग रहे हैं तो ऐसे नारे क्यों नहीं लगाया जा सकता। जब यह सवाल पूछा गया दोस्तों तो पुलिस के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। भारत के अंदर लोकतंत्र है और केंद्र सरकार को लेकर अगर नाराजगी होगी तो बीजेपी मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इन्हीं नारों के इर्द गिर्द अगर मामला दर्ज कर दिया जाएगा तो यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे आवाज को दबाया जाए, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। कोर्ट ने यह एक और बड़ी बात कही है दोस्तों। कोर्ट कह रहा है कि हमारे देश के आम नागरिकों को गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन तक नहीं कर सकते। सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुंबई हाईकोर्ट के इस बयान के बाद अब देश के अंदर चर्चाएं और बड़े स्तर पर होगी दोस्तों कि क्या देश के अंदर लोगों को आंदोलन करने की आजादी नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के लोगों के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जा सकती। यह साफ तौर पर लोकतंत्र की में आवाज दबाने का मामला था। और कोर्ट के द्वारा इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं जो दूसरे कोर्ट है दोस्तों और दूसरे जज है, उनको भी हौसला मिलेगा कि भारत के अंदर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में आंदोलन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में साफ तौर पर एक अधिकार है, जिसका पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए, डंके की चोट पर पालन किया जाना चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी प्रतिमा कोठिनो, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए कहा है कि वो पार्टी के लिए मिलकर काम करेंगे। और धीरे धीरे करके गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी का काफिला बढ़ता जा रहा है। और ज्यादातर आम आदमी पार्टी के लोग जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी के इतर चुनाव लड़े थे, यानी आम आदमी पार्टी के टिकट पर तीसरे मोर्चे के तहत चुनाव लड़े थे और उन्होंने विपक्ष के वोटों को विभाजित कर दिया था, इस बार वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विपक्ष की एकजुटता सुनिश्चित कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अप्रैल में जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन किया था दोस्तों, 2.5 महीने में उसी एक्सप्रेसवे में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे आ गए। एक्सप्रेसवे पर गड्ढे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की गई। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी बड़े बड़े इमारतें बनाई जा रही है और सड़कें बनाई जा रही है और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। और ये नए तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि केवल एक बरसात में यानी मानसून की पहली दूसरी बारिश में ही पूरी तरीके से गड्ढे आने शुरू हो गए, वो भी एक्सप्रेसवे जैसी चीजों में दोस्तों, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि देश के अंदर पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा और इस टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि अंततोगत्वा ये देखना होता है कि कितने साल चलेगा। लेकिन अगर उद्घाटन के 2 महीने भी ना चले, उससे पहले ही क्रैक आ जाए और एक मानसून के अंदर ही हालत खराब हो जाए, तो कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया है, बल्कि कट मनी का एक सिस्टम है, जिसमें कहीं ना कहीं पैसे की बहुत बड़े स्तर पर एक धांधली की गई है। वरना एक्सप्रेसवे तो मजबूती के साथ दिखाई देना चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
देश को पर्यावरणीय आपदा की ओर ले जा रहे ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बीते दिन दावा किया कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना देश को पर्यावरणीय आपदा की ओर ले जा रही है। इस परियोजना में जुड़े मुद्दों पर देश की इकोलॉजिकल चेतना कटघरे में खड़ी हो गई है। दोस्तों, जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना जैव विविधता से समृद्ध इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर इसके विनाशकारी प्रभावों को लेकर उनकी सार्वजनिक भागीदारी में व्यापक रुचि दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट, संसद में किए गए हस्तक्षेपों तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों को लिखे गए पत्रों और उसके जवाबों का एक संकलन तैयार किया गया है। पीटीआई के इनपुट के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेट निकोबार में पर्यावरणीय आपदा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इस मुद्दे पर उनकी यानी रमेश की ओर से सार्वजनिक हस्तक्षेप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित से प्रेरित नागरिकों और विभिन्न नागरिक समूहों द्वारा दायर 5 अलग अलग याचिकाओं पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनके अनुसार इसमें कैंपवेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनाओं के कथित उल्लंघन, वन अधिकार अधिनियम 2006 के कथित उल्लंघन, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के कथित उल्लंघन तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के 16 फरवरी 2026 के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा हुआ मामला शामिल है। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी सरकार के द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर क्षति पहुंचाई जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये काफी बड़ा मामला है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मौजूदा समय में भाजपा के नेता जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसे एक बात साफ हो चुकी है कि आने वाले दिनों में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के लोगों में एक दूसरे को तोड़ने का बहुत ही ज्यादा नशा है। आने वाले दिनों में जब इन लोगों के पास कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए नहीं रहेगी तो ये लोग एक दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। ये स्थिति राजनीति के लिहाज से किसी भी स्थिति में मान्य नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु में राजनीतिक प्रसंग का भी जिक्र किया है। दोस्तों, तमिलनाडु के राजनीतिक प्रसंग का जिक्र करते हुए उनके मुताबिक मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि तमिलनाडु में 1 या 2 नहीं बल्कि 35-35 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। टीवीके के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। इन विधायकों को तोड़ने का सीधा मकसद सरकार गिराने से था। इन लोगों को चैन नहीं है और इन्हें नींद नहीं आती है। जब तक ये लोग किसी पार्टी को तोड़ नहीं लेते हैं तब तक इन्हें नींद नहीं आती है। साथ ही शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मौजूदा समय की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आगामी दिनों में हमें ये बताना होगा कि किसी इस देश में लोकतंत्र हुआ करता था। इन लोगों ने पूरी तरीके से उस लोकतंत्र को समाप्त कर डाला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरीके की स्थिति बन गई है उसे देखते हुए भविष्य में विपक्षी दलों की स्थिति अप्रासंगिक हो जाएगी और क्योंकि ये लोग केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजना ओम कश्यप और खान सर को लेकर इस मामले पर एक आदेश दिया है दोस्तों और कहा है कि दोनों को साथ में बैठकर मीडिएशन करना चाहिए, यानी आपस में समझौता कर लेना चाहिए। अंजना ओम कश्यप ने खान सर और अदर यानी दूसरे शिक्षकों को एक नोटिस जारी किया है। दोस्तों, खान सर और जो दूसरे शिक्षक हैं उनको नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने खान सर को बोला है कि आपने अंजना ओम कश्यप के बच्चों से जुड़ा हुआ जो मामला, जो बातें बोली थी, कृपया वो जानकारी हटा दीजिए। अंजना ओम कश्यप से भी बोला गया है कि आप हमारे शिक्षकों के ऊपर हमला करना बंद करिए। एक तरीके से कोर्ट ने दोनों को सुलह कराने के लिए बोला है, करने के लिए बोला है और यह बात सही है दोस्तों। कोई भी एंकर हो, उसके परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और खान सर को लेकर भी निजी हमले नहीं किए जा सकते। तो अब इस मामले पर देखना ये होगा कि आगे कैसे मामला आगे बढ़ता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके मामला शांत हो जाएगा। आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कन्नौज में उन्होंने कहा कि जो लोग नवंबर में चुनाव करवाना चाहते थे सितंबर में करवा दे, हम लोग तो सारे चुनाव के लिए तैयार है, हर महीने चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब चाहे तब बीजेपी चुनाव करवाए, हमारी तैयारी तो पूरी हमेशा हो रखी है। तो समाजवादी पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे तब ये चुनाव करा ले। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को लेकर कई बड़े फैसले लिए दोस्तों, जिसके बाद स्थिति पूरी तरीके से पलट रही है। मनीष तिवारी कहते हैं कि है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, विश आई हैड एन एंटीडोट, यानी मेरे पास कोई दवा होती उन लोगों की जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं संस्थानों के अंदर और जो व्यक्तिगत रूप से भी असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एंटीडोट होता, यानी मेरे पास कोई दवाई होती, मैं उनका इलाज जरूर कर देता। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि मैं पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं
हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है। और इसके बाद वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बल्कि एक वाक्य का इस्तेमाल, फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं क्वी सेरा यानी व्हाटएवर विल बी। मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले को लेकर यह नाराजगी जताई है दोस्तों, ये बयान दिया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका बंगला और 20 साल बाद खाली हुआ आवास। परिवार संग अपने निजी कौटिल्य नगर स्थित आवास में शिफ्ट हो गई राबड़ी देवी और सरकार द्वारा उन्हें हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर का बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन वे वहां पर नहीं गई हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर इस मामले को लेकर और ज्यादा चर्चाएं होने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर विवादों में रहने वाले गुर्जर नेता ने दलित समाज के व्यक्ति को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको माफी मांगना पड़ा। उत्तराखंड के गुर्जर राज परिवार से संबंध रखने वाले 4 बार के एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक हफ्ते पहले दलितों पर जातिगत टिप्पणी की थी, धमकी दी थी और महिलाओं को थ्रेट दिया था दोस्तों, धमकी दी थी, शोषण का धमकी दे रहे थे। और इसके बाद SC/ST एक्ट के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की गई तो सारी राजशाही इनकी निकल गई। पहले तो वायरल वीडियो को फेक बता रहे थे, लेकिन प्रदेश में जब आक्रोश फैला तो उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। तो राजा साहब दलित समाज से माफी मांगने लगे हैं दोस्तों। वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। ये संविधान का युग है, बाबू मोसाए इस तरीके से तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सूरज कुमार बुद्ध कहते हैं कि संविधान ने राजा रजवाड़ों की राजशाही अकड़ खत्म कर दी है। ऐसे में आप ही सामंतवाद की विचारधारा को लेकर बढ़ रहे थे, सामंतवादी बन जाइए। सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे बादशाह को नतमस्तक करा दिया जाता है। आपने माफी मांगी है, अच्छी बात है, लेकिन दलित समाज की गरिमा, उनकी जान और महिलाओं के समान बेमोल नहीं है। कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरिए और अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। दलितों को अपनी लड़ाई इसी तरीके से संवैधानिक रास्ते से लड़नी होगी और जाति का कमंडल अवश्य टूटेगा। कुल मिलाकर दोस्तों जातीय विद्वेष की मानसिकता इन लोगों की जग जाहिर हो जाती है और कई बार ये विवाद में रहते हैं। तो एक बार फिर से SC/ST मुकदमा दायर हुआ है, तब जाकर ये लाइन पर आए हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने स्कूल की बदहाली को लेकर बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है दोस्तों। बीजेपी सरकार के व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल की बदहाल स्थिति है। 1895 स्कूलों के अंदर तो मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक नहीं है, 3400 स्कूलों के अंदर शौचालय भी नहीं है और 10,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। सोचिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की 30 साल से सरकार चल रही है और 1895 स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, 3400 स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, जो एक बेसिक चीज होती है। शौचालय स्कूल के बनने के साथ ही बनना चाहिए। 10,000 स्कूलों में बिजली तक का कनेक्शन नहीं है। उस दौर में बिजली का कनेक्शन नहीं है दोस्तों, जब पढ़ाई पूरी तरीके से इंटरनेट पे आधारित है। यानी देश के अंदर मध्य प्रदेश में कितना बदहाल स्थिति है। कोर्ट ने इस बात को जगजाहिर करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता मोहन यादव और उनकी सरकार को एक्सपोज किया है दोस्तों। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं निशानों पर लिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के 7 लोग जो देश के अलग अलग कोनों में नौकरी कर रहे थे, उन्हें बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश भेज दिया गया। ये भी एक बड़ी रिपोर्ट सौरभ द्विवेदी ने दी है दोस्तों। सौरभ द्विवेदी जो आजकल इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर कहते हैं कि मोदी सरकार और BSF को गलती का एहसास हुआ तो कुछ लोगों को बांग्लादेश वापस लेकर आया गया। जून 2025 में सोनाली खातून जब गर्भवती थी तो उनके पति दानिश और 8 साल के बेटे को दिल्ली से हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था। सोनाली तो वापस आ गई, लेकिन दानिश अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। तो ये स्थिति है, यानी कहा जाता है कि बांग्लादेशियों को वापस से इंडिया से भगाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन स्थिति ये है कि इस पूरी भीड़ के अंदर आम जनता को, खासकर जो इंडिया के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये मामला जो खुलासा सबके सामने इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, जो आजकल इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से बांग्लादेश के नाम पर बंगाली लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ये बातें खुलकर सामने आई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर में 30 जुलाई को होंगे उपचुनाव। 3 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन जारी करते हुए बिहार, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात के मंजलपुर के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया गया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों जगह पर इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें से बिहार का जो ये बांकीपुर की सीट है, ये काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि नितिन नवीन ने सीट छोड़ी है और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का यहाँ उम्मीदवार उतारे और विपक्ष से पूरी तरीके से सहयोग की मांग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हर तरीके की है, पार्टी में चर्चा करेंगे और आज यानी 3 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो अनाउंस करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतरेगा, कौन उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरेगा। वहीं पर मध्य प्रदेश की दतिया सीट है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता दतिया से पूर्व विधायक, जिनको पिछली बार कांग्रेस पार्टी के नेता ने हराया था और जो फिल्मों का रिव्यू देते थे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, नरोत्तम मिश्रा का नाम, जो गृह मंत्री भी थे मध्य प्रदेश के, वापस से ये दतिया सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी सीट को वापस से जीती है, क्योंकि कांग्रेस ने सीट को जीता और हाई प्रोफाइल नेता हार गए चुनाव। तो उसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को पोस्ट से हटा दिया दोस्तों और दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं। साथ साथ
पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 3 से 6 जुलाई के बीच में तेहरान में होने वाले ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला लिया। उन्हें ईरान ने भारत की विशेष अतिथि के तौर पर आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। महबूबा ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक स्थिति है। जिंदगी में एक बार मिलने का ऐसा अवसर मिला है। मैं खामनेई जी के अंतिम संस्कार में अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान जाऊंगी, यानी उनके जनाजे में जाएंगी दोस्तों। और ईरान भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी के नेताओं के अलावा जैन संत आचार्य लोकेश मुनि को भी न्योता भेज चुका है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसनैन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ईरान का अनुमान है कि अंतिम यात्रा में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की बातें चल रही है। ऐसे में दोस्तों खामनेई जी के अंतिम संस्कार के लिए कई सारे लोगों को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी को, नितिन नवीन को और मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती को दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद जा सकते हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पार्ट 2 को लेकर बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। यानी जब चंपत राय पर वकीलों ने एफआईआर दर्ज करवाया, जो अब तक नहीं किया गया था, तो उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई कर देते हैं। जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो आप लोग जानते हैं कि मीडिया का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है और बुलडोजर की चर्चाएं तेज हो जाती है दोस्तों। और बुलडोजर केवल फोटो के लिए लाया जाता है ताकि जनता को लगे कि कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन बुलडोजर की आड़ में जो मेन चीज छुपाया जाता है वो ये छुपाया जाता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बचा लिया जाए और जो छोटे छोटे जिनको प्यादे बोले जाते हैं दोस्तों उनके ऊपर कार्रवाई का नाटक करके दिखा दिया जाता है कि कार्रवाई हो गई है। लेकिन इस मामले पर वकीलों ने अच्छा काम किया है कि अजय राय और बड़े बड़े जिन लोगों का नाम है दोस्तों, जो कमेटी के अध्यक्ष या किसी बड़े पोस्ट पर मौजूद हैं, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा है उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो इससे पहले करने से पुलिस आनाकानी कर रही थी, लेकिन वकील लोग मैदान में उतरे हैं। तो अब स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जा सकती है, कहीं ना कहीं नाम के लिए ही सही, लेकिन एफआईआर तो अभी दर्ज कर दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि जो व्यक्ति अध्यक्ष है ट्रस्ट का, राम मंदिर ट्रस्ट का, उसको तो पहले ही इस मामले पर जवाबदेही के लिए सामने लाना चाहिए और उसके ऊपर तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसके देख रेख में ही ये सारा कांड हुआ होगा, या फिर उसको पता नहीं चला तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। ऐसे में दोस्तों जो चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है वो मामला सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का रक्त शर्करा स्तर गिरकर 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो चुका है। उनका जो रक्तचाप है दोस्तों, यानी जो ब्लड का प्रेशर है, वो जंतर मंतर पर अनशन के कारण 5वें दिन भी काफी नीचे गिर गया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिया ने इस बारे में जानकारी दी दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की है और हर दिन का वो डेटा आंकड़ा देते हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। सोनम वांगचुक लगातार अनशन कर रहे हैं और अनशन में उनकी केवल एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतने सारे पेपर लीक के मामले सामने आ गए और देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी स्थिति हो गई, तो क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि बात सही है और इस्तीफा तो डंके की चोट पर होना चाहिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े छात्र भी प्रदर्शन स्थल पर अलग मंच से अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखते हुए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। यानी लगातार चल रहा है आंदोलन, जिसमें आयशा के लोग भी हैं और वो कह रहे हैं कि अनशन कर रहे हमारे छात्रों का सेहत बिगड़ गया था। संगठन का दावा है कि जेएनएसयू के सचिव दानिश का रक्तचाप नीचे गिर गया था, 61 मिलीग्राम से नीचे आ गया। इसके बाद उनको अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। जांच पड़ताल करने के लिए कई लोगों को भेजा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे नेता, चाहे मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य हो, वो भी मौके पर मौजूद थे। ऐसे सब लोग मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर अनशन आगे बढ़ता रहे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगातार बढ़नी शुरू हो गई है, जो चिंता की बात है दोस्तों। और सोनम वांगचुक देश में एक बड़े बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि अनशन करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। वो भी भूखे प्यासे बीजेपी के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसके कार्यकाल में 2 तो सामने सामने से पेपर लीक हुए हैं। बाकी 2025 वाले को लेकर भी जो चल रहा है वो भी चिंताजनक बातें हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नारनौल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त ने एक लेवल अधिकारी यानी BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है। आदेश 1 जुलाई 2026 को जारी किया गया। नारनौल के SDM अनिरुद्ध यादव ने 30 जून 2026 को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 70 के BLO संदीप ने मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान सौंपे गए कार्यों में लगातार रुचि नहीं दिखाई। रिपोर्ट में कर्मचारी पर लापरवाही, उदासीनता और निर्धारित जिम्मेदारियों के निर्वहन में अनिच्छा बरतने का आरोप लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि संबंधित BLO को कई बार काउंसलिंग, दिशा निर्देश और कार्य में सुधार के अवसर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने कार्य पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाई। इसे घोर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और कर्तव्यहीनता माना गया है, जिससे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के 23
जनवरी 2026 के निर्देशों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर कथित रूप से अंडे फेंके जाने की घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हिंसा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। दोस्तों लोकसभा में 37 सांसदों वाली सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और न्यायपालिका तथा लोकसभा के अध्यक्ष से इसका तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई। दोस्तों महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा जब पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के दौरे पर वो गई थी और जिस तरीके से भाजपा के लोग आकर गुंडागर्दी कर रहे थे और अंडे फेंक रहे थे, दोस्तों खिड़कियों पर हमले कर रहे थे। महुआ मोइत्रा जो एक महिला सांसद है वो फंस चुकी थी और इसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं महिला सांसद भी भाजपा के शासन में सुरक्षित नहीं है दोस्तों, और विरोधियों पर हमला करने के नाम पर शारीरिक हमला करना यानी फिजिकल अटैक करने पर आ गए हैं, जो साफ तौर पर न्यूनतम राजनीति की निशानी है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो।